आइए हम सब प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे शांति कुंज के सभी वरिष्ठ अग्रज, हमारे भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं और हमारे युग प्रवक्ता संसद के इस कार्यक्रम में युग प्रवक्ता परिषद संसद के गठन के लिए और उसके प्रशिक्षण के लिए आए हुए सभी कार्यकर्ताओं। परम पूज्य गुरुदेव की हर सवेरे का जो समय होता था बड़ा निराला होता था। परम पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन एक नया आश्चर्य देते थे। जैसे प्रज्ञा पुराण एक नया आश्चर्य के रूप में आया। सवेरे सवेरे 4 बजे उन्होंने बुलाया और हम सभी 6-7 लोगों को बुला करके उन्होंने कहा इसको पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनने के बाद लगा कि ये तो एक नई क्रांति होने वाली, 79 का शुरू का हिस्सा। और ये तो बिल्कुल ही अजब गजब का लिखा है गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा बस अब ये जो है ये 1900 पुराण है और इस पुराण के माध्यम से ही अब जनमानस का शिक्षण होगा। मैं जो कहने जा रहा हूँ ये कहने जा रहा हूँ कि गुरुदेव ने एक दिन सुबह जो लेख लिखा उसकी कोई भूमिका पूर्व में नहीं बनी थी, परंतु वो लेख लिखने के बाद उन्होंने सुबह मुझे बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा इसको यहीं बैठ के पढ़ो। मैंने बैठ के पढ़ा। बहुत लंबा लेख था, 8 पेज का लेख था और उसके अलग अलग विभाजन थे और उसमें गुरुदेव ने विभिन्न संसदों का गठन किया था। मैंने कहा तो गुरुदेव आपने क्या निर्णय ले लिया कि राजनीति में जाना है? आपने तो मना किया था कि राजनीति में भाग नहीं लेते। 1970 की अखंड ज्योति में, जून 1970 की अखंड ज्योति में 8 पेज का संपादकीय था गुरुदेव का। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा ये संसद वो वाली संसद नहीं है, ये मेरी संसद है और ये गैर राजनीतिक संसद है। और इस संसद के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सारे लोकमानस का जागरण करूँ और वो प्रतिभावानों के माध्यम से करूँ। प्रतिभा जब जागेगी इस देश की तभी उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव से मैंने प्रतिभा की परिभाषा पूछी तो उन्होंने कहा प्रतिभा उसको कहते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी दें, चमचमाते हुए हों, जिनके अंदर चिंतन तो हो पर चिंतन परिष्कृत हो, व्यवस्था बुद्धि हो और हर चीज को समझने की उनके अंदर गुंजाइश हो, आगे आने का उनके अंदर मादा हो, कहीं भी जरूरत पड़े तो तुरंत वो हाथ में नेतृत्व ले सकें और वो आगे बढ़ करके काम कर सकें। परम पूज्य गुरुदेव ने वो जो संसद वाला लेख दिया उसके बाद फिर हम सभी बैठे, वीरेश्वर भाई साहब, हम और सभी बड़े भाई, हम सब ने बैठ करके फिर उसके बारे में चिंतन किया और उसके बाद फिर वो क्रमशः वो प्रज्ञा अभियान में वो लेखमाला प्रकाशित हुई। बाद में प्रज्ञा अभियान का दर्शन, स्वरूप और कार्यक्रम एक पुस्तक बनी 1980-81 में। वो पुस्तक में उन सारी की सारी विज्ञप्तियों को शामिल किया गया। विज्ञप्तियाँ निकली और विज्ञप्तियाँ भेजी भी गई पूरे क्षेत्र में। हम लोगों ने इसको अब रिवाइव करने का सोचा है। ये शायद विलंब हो सकता है कि देरी से शुरू किया, परंतु किया है। युग प्रवक्ता समय की मांग है। आज समय कैसा चल रहा है, समय की परिस्थितियाँ कैसी हैं आप सबको मालूम है। अंधकार युग है। इस समय मनीषाओं का अकाल है, मनीषियों का अकाल है, प्रकाश स्तंभों का अकाल है। अगर आप कहीं देखें तो कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ता। हर कोई कहीं से उछल पड़ता है, राजनीति से उछल पड़ता है, धमतन से उछल पड़ता है और जो मन में आए वो बोलने लगता है। बयान उनके ऐसे हो रहे हैं जैसे लगता है कि कोई एक बचकाना बयान आदमी कोई बयान दे रहा है।
जिम्मेदार समझा था हमने, वही समझा था कि ये नेतृत्व करने की क्षमता रखते होंगे, कुछ तो भी मुंह से निकल जाता है। कभी विवेकानंद के ऊपर, कभी दाऊद इब्राहिम के ऊपर, किसी के ऊपर कुछ न कुछ ऐसा बोलने लगते हैं कि जैसा लगता है कि अपमानित कर रहे हैं तो पूरे पूरे हमारे युग पुरुष को। ऐसा क्यों हुआ आखिर? ये समय का फेर। गुरुदेव ने कहा दुर्मति जन्य दुर्गति, ये दुर्मति के कारण दुर्गति है। समय का प्रभाव कुछ ऐसा हो गया है। हवा कभी कभी हवा अंधड़ ऐसा चलता है कि वो सारा के सारा जो है वो बहाता हुआ ले जाता है पूरा का पूरा। इन दिनों लोगों के मानस मस्तिष्क कुछ ऐसे प्रदूषित हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदूषण वैचारिक प्रदूषण है, और ये वैचारिक प्रदूषण इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है कि ऐसी स्थिति में लोगों का गड़बड़ाना स्वाभाविक है। लोगों के गड़बड़ाना स्वाभाविक। गड़बड़ाते हुए इस पूरे माहौल में अगर आपको बनाना है, मस्तिष्क को बनाना है, अच्छे लोग तैयार करना है, तो आपको बहुत संयमशील साधकों की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रतिभावानों की जरूरत पड़ेगी, और आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो स्वयं अपने आचरण से शिक्षण दे सकें। युग निर्माण योजना एक ऐसा तंत्र है जहाँ से प्रतिभाओं को आह्वान करके हम उनको खड़ा कर सकते हैं, और प्रतिभावानों को हम निमंत्रित करके उनके माध्यम से एक नया तंत्र खड़ा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कार्य है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि इन दिनों जिनसे अपेक्षा की जाती है कई बार वही गड़बड़ा जाते हैं। कई बार शिक्षकों से, चिकित्सकों से, विभिन्न पोस्ट पर काम करने वाले अधिकारियों से उम्मीद की जाती है, पर गैर जिम्मेदारी भरा व्यवहार आचरण करते देखे जाते हैं। इसलिए गहन प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता को अनिवार्य समझते हुए यहाँ पर ये वार्ता रखी गई है। आज चूँकि उद्घाटन उद्बोधन है, इसलिए शुरू में मैं अपनी भूमिका बता देता हूँ पूरी कि भूमिका में प्रतिभा को अपन समझने की कोशिश करेंगे, प्रतिभा को परिष्कृत कैसे किया जा सकता है। गुरुदेव ने प्रतिभा परिष्कार के 4 सूत्र दिए हैं। ये 4 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा इनको। ये 4 सूत्र यदि समझ लिए तो हम सही अर्थों में हम समझ लेंगे कि प्रतिभा कहीं से भी आएगी, तो प्रतिभा जब आएगी तो इन 4 कैपेबिलिटीज, इन चार चीज़ों के अंदर उसके अंदर विकास हुआ होगा। पहला सूत्र है क्षमता का विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का विकास। हर आदमी के अंदर अनंत क्षमताएं भरी पड़ी। कोई भी आदमी पढ़ा लिखा बना बनाया आता नहीं है कि उसके अंदर ये क्षमता हो कि वो नेतृत्व कर सके, भाषण दे सके, गायन प्रस्तुत कर सके। उसको अपनी कैपेसिटी बनानी पड़ती है। कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का अभिवर्धन। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो क्षमता है, इस क्षमता को और दुगुनी करो, तिगुनी करो, 4 गुनी करो। यही साधना है। साधना के माध्यम से अपनी क्षमताओं को नियमित रूप से बढ़ाते रहो। नया सीखो, कुछ नया पढ़ो, कुछ नया चिंतन करो, कुछ नई योजनाएं रोज बनाओ और उनको इम्प्लीमेंट कर करके उनसे गलतियों से सीखो कि हमने कहाँ गलतियाँ की और हम कैसे सीखें। क्षमताओं का अभिवर्धन। ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ये हर महामानव ने की है। आप वरदराज और कालिदास और इन सब के उदाहरण देख लीजिए, इन्होंने कैपेसिटी बिल्ड नहीं की होगी तब तो जाके इतने बड़े ऊंचे उठे। एक सबक मिलने के बाद उन्होंने फिर अपने आप को न जाने कहाँ से कहाँ बना लिया और उसके बाद इतिहास में अमर हो गए। तो हर एक के अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं, पर हम अपने अंदर के उस महानता के बीजांकुर को पहचान नहीं पाते और जान नहीं पाते। हम एक डॉक्टर थे, थोड़ा बहुत आता था पढ़ाना, तो वो मेडिकल साइंस पढ़ाते थे, ईसीजी पढ़ाते थे, ईजी पढ़ाते थे और बच्चों की करीब 10-15 बच्चों की क्लास ले लेते थे। ज़्यादा से ज़्यादा कभी ले ली तो कभी अपने लेक्चरर के आने के पहले भूमिका बनाने के लिए क्लास ले ली। कभी जब लेक्चरर बन गए तो प्रोफेसर की क्लास ले ली शुरू में। तो वो क्लास लेना तो अलग बात थी, पर सही अर्थों में कहा जाए तो युग निर्माताओं की क्लास लेना, चिंतकों की क्लास लेना, मनीषियों की क्लास लेना, वरिष्ठों की क्लास लेना, जीवन में जो सही अर्थों में कुछ अपने आचरण से जी के दिखा सके ऐसे लोगों की क्लास लेना, ये सबसे कठिन काम है। इसके लिए कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ी, डेवलप करना पड़ी। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रयोग किया मुझ पर। पहला प्रयोग तो उन्होंने एक प्रहार किया। जब वो कानपुर के कार्यक्रम में गए तो कानपुर के कार्यक्रम में मुझे ले गए। मेरे को 15 दिन पहले भाषण लिख के दे दिया। वो प्रयोग करना चाह रहे थे, भाषण लिख के दे दिया, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। इसको पढ़ लेना, पूरा याद कर लेना और तुम रट लेना और तुम ऐसे कैसे बोल देना।
और जैसा तुमने लिखा है पिछले दिनों वैसे लिखते समय तुम्हारे अंदर प्रवाह आया है, पर अभी बोलने का अभ्यास नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों मेरे को जबरदस्ती झोंक रहे हो इसमें? आप कृपा करके आप जा रहे हो तो आप चले जाओ, मेरे को नहीं जाना क्षेत्र में, लिखने का काम करता रहूँगा, आपने जो सौंपा है। बोले नहीं चलो। कानपुर मेडिकल कॉलेज में लेक्चर था, कानपुर मेडिकल कॉलेज में लेक्चर में शुरुआत हुई और गुरुदेव ने कहा देखो पहले मैं बोलूँगा उसके बाद तुमको बोलना है। मैंने कहा ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, आप बोलेंगे तो आपके बाद जो पॉइंट्स निकलेंगे उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर मैं बोल दूंगा। पूरा हॉल खचाखच भरा था। GSVM मेडिकल कॉलेज 1981 की मार्च या अप्रैल की बात है। और उसमें लगभग हमारे सभी कार्यकर्ता के साथ साथ सारा प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद था वहाँ पर, मेडिकल स्टूडेंट्स मौजूद थे। अब गुरुदेव ने क्या किया, वहाँ परिचय देना चालू किया। मेरा परिचय दिया कि ये हमारे वहाँ ब्रह्मवर्चस्व के डायरेक्टर हैं। गुरुदेव ने कहा कि देखिए ऐसा हमारे बीच में ये आए हैं, ये MD हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है और ये आपके सामने विज्ञान अध्यात्म के संबंध में बताएंगे। मैंने कहा गुरुदेव पहले बोलने वाले थे, मुझे पहले खड़ा कर दिया। अब मैंने गुरुदेव का नाम स्मरण कर प्रणाम करके बोलना चालू करने की कोशिश की। मैं नहीं बोल पाया, मेरी जीभ तालू से चिपक गई, मेरे होठ सूख गए, मेरे से बोलते नहीं, जरा सा भी बोलते नहीं बना। करीब 5 मिनट तक ये स्थिति रही। लोगों ने सोचा गुरु वंदना कर रहे हैं, मन ही मन में कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। थोड़ी देर तक तो चलता रहा, फिर उसके बाद गुरुदेव ने पीठ पर हाथ रखा, जैसे कोई मान लो शक्ति का संचार किया हो, और बस गुरुदेव के पीठ पर हाथ रखना होगा और मैंने बोलना चालू किया और रटाया पूरा भाषण मैंने बोल डाला। अब चूंकि जब रटाए भाषण को जब बोला जाता है तो उसमें भावनाएं नहीं आती, उसमें चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आ पाते, और वो नहीं आ पाते तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभावोत्पादक भाषण नहीं हुआ। गुरुदेव ने उसके बाद जब थोड़ी देर बाद लेक्चर, उसके बाद फिर गुरुदेव का लेक्चर हुआ। गुरुदेव के लेक्चर के बाद कई लोग मिले मुझे, नीचे उतरा मैं तो, भाई डॉक्टर साहब क्या बढ़िया बोले आप, क्या बढ़िया बोले। मैं तो जानता था मैं क्या बोला। तो उसके बाद गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव के पास में बैठा के बोले देखो ऐसा अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर क्यों फेंक दिया? तो बोले मछली जो है जब तैरना सीखती है तो अपने बच्चों को भी पानी में डाल देती है, तैरना सीख जाते हैं। और ऐसे तैरते हैं। चिड़िया जो उड़ती है तो उसके बच्चे को गिरा देते हैं ताकि वो कर रहे। तो अभी शुरुआत की, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ से लौट आया, गुरुदेव का दौरा कंटिन्यूड रहा और उसके बाद फिर यहाँ पर शिविर चले शिक्षकों के। यूपी के पंत जी हमारे शिक्षा सचिव थे, उन्होंने यूपी के शिक्षकों के शिविर चलाए। उसका मॉडरेशन गुरुदेव ने मुझे सौंपा। उसके लेक्चर मैंने तैयार किए, लेक्चर तैयार करके मैंने बोलना सीखा। तो यहाँ लक्ष्मी हॉल है, उस लक्ष्मी हॉल में लेक्चर्स का क्रम चला। अनवरत सुबह से लेकर शाम तक 5 लेक्चर होते थे। मैं 2-3 लेक्चर में बना रहता था। वहाँ से शुरुआत की मैंने। शुरुआत करते करते मैंने अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ये स्थिति में आया कि गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद मैंने पहला लेक्चर अपना शंकर दयाल शर्मा जी की उपस्थिति में गुरुदेव के ऊपर दिया था, दिल्ली में आगा खां हॉल में। ये बताने की मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप में से कई लोग जो है युग प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो युग प्रवक्ता बनने के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा। प्रतिभा परिष्कार का पहला सूत्र है क्षमताओं का विकास। है आपके अंदर अभी लेक्चर देने की क्षमता? हाँ है, पर उस लेक्चर देने की क्षमता के साथ साथ भावनाओं का भी उद्बोधन हो, भावनाएं भी सामने प्रकट हों, और कहीं ना कहीं कोई विनोद का भी पुट हो थोड़ा सा। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि आप एकदम एकरस कर दें और नीरस कर दें और उसमें आपने सिद्धांतों की बाढ़ लगा दी। सिद्धांतों के साथ व्यवहारिक एग्जाम्पल भी हों, उदाहरण भी हों, ये भी हों। दूसरा सूत्र है जो गुरुदेव ने कहा है, व्यक्तित्व का परिष्कार, रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो बोल रहा है वक्ता, उसके जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए, उसके जीवन में वो हो रहा है कि नहीं, आपने अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया कि नहीं। अपने देव पूजन कराया जाता है यज्ञ में, वो देव पूजन का मतलब क्या है? व्यक्तित्व का परिष्कार, रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व अपना अगर परिष्कृत रहेगा और अपने व्यक्तित्व की जितनी क्षमताएं हैं निखर के आएंगी तो प्रतिभा उससे निखर के आएगी। दूसरा बिंदु। तीसरा जो है, जो गुरुदेव ने कहा, व्यवस्था बुद्धि का विकास, मैनेजरियल कैपेबिलिटी। व्यवस्था बुद्धि का विकास नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? व्यवस्था बुद्धि अर्थात क्या करना है, किस समय करना है, क्यों करना है, कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोग इसमें रहेंगे, व्यवस्था कैसे होगी, माइक की व्यवस्था हुई कि नहीं, प्रेस वालों को बुलाया गया कि नहीं, उनके आमंत्रण की व्यवस्था ठीक से की गई कि नहीं, उनके बैठने की व्यवस्था ठीक से की गई कि नहीं। ये सारी की सारी दिमाग में सारे के सारे ताने बाने बुनते रहना चाहिए। और जब ताने बाने बुनने की आपको अभ्यास हो गया तो आप व्यवस्था बुद्धि आपकी
ठीक से काम करने लगेगी तो आपकी सभा सफल होगी। आप जहाँ जो बोलना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो इंजेक्शन लगाना चाहते हैं जनता में, वो लगा सकेंगे। चौथा जो अंतिम है, अग्रगमन, लीडरशिप, अग्रगमन, नेतृत्व करने की क्षमता। नेतृत्व करने की क्षमता जिनमें होती है वो एक अलग ही कैटेगरी के लोग होते हैं। बिल्कुल उनको निश्चित रूप से उनके अंदर एक विशेष क्षमता होती है, परंतु वो पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी नेता पैदा नहीं होता, वो बनता है, उसको बनाया जाता है उसके अंदर की क्षमताओं के द्वारा, विकसित करके, व्यक्तित्व के परिष्कार के द्वारा, व्यवस्था बुद्धि के विकास के द्वारा अग्रगमन की कैपेसिटी आती है। तो ये जो 4 गुण गुरुदेव ने लिखे हैं, ये क्रांतिधर्मी साहित्य का जो चौथे नंबर का पुष्प है, प्रतिभा परिष्कार के 4 सूत्र, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे चारों के चारों। ये परम पूज्य गुरुदेव ने प्रतिभा परिष्कार के संदर्भ में बताया कि ऐसे प्रतिभावानों की मुझे ज़रूरत है जो मूर्धन्य हों, प्रतिभावान हों, और यही आगे चल के काम करेंगे। जैसा कालचंद भाई साहब ने कहा, गुरुदेव ने कहा मेरा निशाना वो लोग हैं, मेरा निशाना वो लोग हैं तो समाज में विभिन्न वर्गों में बैठे हुए हैं, चिकित्सक हैं, इंजीनियर हैं, पोस्ट मास्टर हैं, विभिन्न टेक्नोक्रेट्स हैं, बिजनेस मैनेजर्स हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, पर अपने काम के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पर उनको ये काम करना पड़ेगा, अगले दिनों ये काम करने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं, ये सब के सब गुरुदेव के चिंतन में चल रही थी, और उसी के माध्यम से उन्होंने फिर संसद बनाई। जब संसद बनाई गुरुदेव ने, तो संसद में उन्होंने 7 प्रकार की संसद का उन्होंने उल्लेख किया। गुरुदेव ने उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ एक शोध संसद बने, शोध संसद जिसमें कि शोध रिसर्च के लिए से जुड़े हुए लोग जुड़े। एक युग प्रवक्ता संसद नंबर 2 पे उन्होंने, जो जिसका हम लोग यहाँ पे आज कर रहे हैं। तीसरा युग गायक संसद, जो गायन के माध्यम से अपनी कैपेबिलिटी को बताए, गायन के माध्यम से अपनी भाव संवेदनाओं को, लोगों की भाव संवेदना को उभारे। युग शिल्पी संसद, जो जिसके कि आप सब सदस्य हैं। उपाध्याय संसद, हमारा शिक्षक वर्ग। संपर्क संसद, जो मास कांटेक्ट कर सकें, PROशिप जिसको कहा जाता है। और 7वां सरस्वती संसद, नारी जागरण वाली। 8वां भविष्य निर्माता संसद, नई पीढ़ी, नई उभरती हुई पीढ़ी। और 9वां था युग प्रहरी संसद। मित्रों, ये गुरुदेव ने 9 संसद बनाई, और ये जो है, ये गुरुदेव का संसदों वाला जो है, जून 82 की अखंड ज्योति में ये प्रकाशित हुआ था, जून 1982। ये मैं संदर्भ इसलिए दे रहा हूँ कि आपके पास नोटेड रहेगा तो अच्छा रहेगा। आपको कभी अखंड ज्योति देखनी हो तो देख सकते हैं। मनीषा से भविष्य के लिए शोध का आमंत्रण, गुरुदेव ने सितंबर 82 में एक आर्टिकल लिखा अखंड ज्योति में, पृष्ठ 35 पे। और एक युग मनीषा के कंधों पर इन्हीं दिनों एक छोटा किंतु महान उत्तरदायित्व, अक्टूबर 82, ये पृष्ठ 53 पे गुरुदेव ने एक लेख लिखा। ये सारे लेख पढ़ने योग्य इसलिए हैं कि आपको इसमें बहुत सामग्री मिलेगी, बहुत सामग्री मिलेगी। मनीषा अंक, युग मनीषा विशेषांक प्रकाशित हुआ था, और ये प्रकाशित हुआ था अक्टूबर 82 का। इस युग मनीषा विशेषांक के माध्यम से गुरुदेव ने ये बताया था कि मनीषियों का दायित्व क्या है। गुरुदेव ने कहा 2 कैटेगरी होती हैं, ऋषि और मुनि। ऋषि और मुनि जो हैं, उसमें ऋषि जो हैं रिसर्च करते थे अपनी काया की सत्ता में, प्रयोगशाला में, और रिसर्च करके पता लगाते थे क्या क्या करना है, किस तरह से इन चीज़ों का परिणाम हमारे ऊपर, साधना का ये प्रभाव पड़ा तो औरों पे क्या पड़ेगा, उस हिसाब से नए नए सूत्र बनते थे। उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, सब के सब ऋषियों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा लिखे गए आत्मसत्ता की काया की प्रयोगशाला में, अपनी खुद की प्रयोगशाला। और मुनि जो है मनन करते थे, चिंतन करते थे, बैठ के मंथन करते थे, और मंथन करके फिर वो अपने संदेश को जिस तरह से बोलते थे उसको फिर वो लिखा जाता था। तो गुरुदेव ने कहा ऋषि और मुनि दो होते थे। मित्रों, गुरुदेव ने कहा साधु और ब्राह्मण, साधु और ब्राह्मण। साधु वो जो सही अर्थों में वो साधुता भरा जीवन जिए, ब्राह्मण वो जो ब्राह्मण का जीवन जी करके घूम घूम करके सारी दुनिया में संदेश फैलाए, अपने आचरण के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपनी गतिविधियों के माध्यम से। ये जो गुरुदेव के दिए हुए वर्ड हैं, इन वर्ड्स की व्याख्या कहीं मिलती नहीं है। आप कहीं भी ढूंढ लें, धर्मशास्त्र का इतिहास भी देख लें और कहीं भी देख लें, आपको पता चलेगा कि
कि गुरुदेव के दिए हुए जो शब्द हैं ये अपने आप में नवीन शब्दावली है। आगे चल के जब भी हमें थोड़ा बहुत समय होगा तो गुरुदेव की शब्दों की शब्दावली, जैसे प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, दूरदर्शी विवेकशीलता, ये शब्द ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिलते। इनकी व्याख्या विस्तार से होनी चाहिए ताकि लोग हमारे समझा सकें। आप लोगों को बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आप लोगों के माध्यम से मिशन को अब नए वर्ग में पहुंचाने की ज़रूरत है। नए वर्ग में, नया वर्ग वो है जो प्रबुद्ध वर्ग कहलाता है, या ये कहा जाए कि नया वर्ग वो है जिसकी लोग बात सुनते हैं। अभी इन दिनों धर्मतंत्र में और सही दृष्टि से कहा जाए लोकतंत्र में दो तंत्र ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक शासन तंत्र, राजतंत्र, एक धर्मतंत्र। राजतंत्र में और धर्मतंत्र दोनों में ही अकाल पड़ा हुआ है। राजतंत्र में भी अनगढ़ लोग घुसे पड़े हैं, बयान दे रहे हैं तरह तरह के, और धर्मतंत्र में भी इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। मैं अभी तीन दिन पहले एक स्वामी जी महाराज का जन्मदिन था, 60वां, उसमें मैं गया हुआ था। मैंने वहाँ जो बयान सुने और जहाँ शेरो शायरी सुनी, तब मुझे लगा कि ये सुनने वालों के माध्यम से और आस्था के चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से जो मैसेज जा रहा है वो क्या जा रहा है। क्या ये मैसेज सही संदेश है? क्या ये मैसेज उन लोगों के द्वारा है जो अंदर से वरिष्ठ हैं? अंदर की वरिष्ठता जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक आप चाहे पैसे वाले कितने भी हो जाओ, चाहे कितने बड़े साधु बन जाओ, कितने बड़े महंत बन जाओ, दिग्गज बन जाओ, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि हम ये समझें कि इन दोनों तंत्रों में हमें मजबूत लोगों की ज़रूरत है। राजतंत्र के लोग को मजबूत बनाने का काम धर्मतंत्र के लोग कर सकते हैं। धर्मतंत्र के लोग मार्गदर्शन दे सकते हैं राजतंत्र को प्रतिभावान व्यक्ति दे सकते हैं। ऐसे लोग दे सकते हैं जो कि भावनाशील हों, सहृदय हों और लोगों की समस्याओं को समझते हों, ऐसे लोग दे सकते हैं। धर्मतंत्र वो है जो सही अर्थों में गुरुदेव ने जो लिखा है, किताब लिखी, प्रबुद्ध वर्ग धर्मतंत्र संभाले। धर्मतंत्र का दायित्व प्रबुद्ध वर्ग संभाले। प्रबुद्ध वर्ग संभालेगा तो क्या होगा कि समझदार लोगों के हाथ में धर्मतंत्र रहेगा। अभी धर्मतंत्र किनके हाथ में आ गया? कथावाचकों के हाथ में आ गया। कथावाचक वही कहानियों के माध्यम से और एक प्रकार से आत्म प्रवंचना में जीते हैं, और जिस तरह से उनका प्रशिक्षण का क्रम चलता है, जिस तरह से उनको सिखाया जाता है कि जितनी कहानियाँ सुनाओगे उतना ही ज़्यादा लोगों को अच्छा लगेगा, और जितनी ज़्यादा तुम महात्म्य बताओगे कि इसको करने से ये महात्म्य होता है, इसका करने से ये महत्व होता है, वो लोगों को अच्छा लगेगा। तो उसी प्रशिक्षण में रमे हुए लोग रहते हैं। इसलिए वो उनसे उम्मीद करना मुश्किल है कि वो लोग प्रतिभाशाली प्रभाव छोड़ पाएंगे। प्रतिभा जो है वो निखर के आती है तो चेहरे पर दिखाई पड़ती है। प्रतिभा वाणी में दिखाई पड़ती है। गुरुदेव ने 3 माध्यम बताए हैं प्रतिभा के निखर के आने के। एक माध्यम है वाणी, प्रवचन में, आपके गायन में, आपके बोलने में, आपके एक्सप्रेशन में, आपके संवाद में, जो आप कह रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी एक संवाद। जैसे आप पत्रकार वार्ता लीजिए, मान लीजिए, तो पत्रकार वार्ता में आपके सारी स्किल निकल आएगी, पूरी कैपेबिलिटी निकल आएगी। एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब दिया, एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब दिया, तो जवाब देते देते पता चल जाता है इस आदमी को ज्ञान कितना है। क्वेश्चन आंसर सेशन जब चलता है तब पता चल जाता है कि ये जो पढ़ा हुआ लिखा हुआ बोल रहे थे उसके बजाय इससे ज़्यादा ज्ञान इनको है, क्योंकि ये हर प्रश्न का जवाब समाधान दे रहे हैं। समाधान परक जो है ये वाणी का गुण है। दूसरा मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लेखनी। लेखनी जो है ये हम लोगों के लिए गुरुदेव ने कहा है सूक्ष्म शरीर का श्रम लेखनी। स्थूल शरीर का श्रम श्रमदान, स्वयंसेवक अपना काम अपने हाथ से करो। स्थूल शरीर का श्रम वो है, बस सूक्ष्म शरीर का श्रम है लेखनी। और मैंने लेखनी की साधना की गुरुदेव के नज़दीक रहकर। लेखनी अर्थात गुरुदेव ने जो लिखने का जो कला बताई, वो कला कुछ भी नहीं थी, केवल ये थी कि अपने जो भी बिंदु हैं उन बिंदुओं को एक क्रमबद्ध करके लिखने का क्रम बनाया जाए। उसकी शुरुआत उन्होंने डायरी लेखन से कराई। डायरी लिखना चालू करो, अपनी डायरी लिखो नियमित रूप से, रूटीन मत लिखो, उसमें दिनचर्या मत लिखो, अपना नियमित रूप से उसमें मंथन लिखो। तुम्हारा चिंतन किस दिशा में जा रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, और तुमने सुबह क्या सोचा, दिन में उसको किया क्या, दिन में किया तो शाम तक क्या किया। 24 घंटे का चिंतन तुम्हारा उसमें मुखरित होना चाहिए। फिर भविष्य की योजनाएं क्या क्या बनाई, उन योजनाओं को लिखना चालू करो। मैंने डायरी लिखना चालू किया, और गुरुदेव जो जो बोलते थे, गुरुदेव जहाँ जहाँ जो जो चीज़ कहते थे,
मैंने करीब करीब 150 से ज़्यादा डायरियों में उनको सुरक्षित रखा है। गुरुदेव का बोलना, गुरुदेव का कहना, गुरुदेव के समय में और भी इतने सारे लोग थे, बड़े महत्वपूर्ण मिलने वाले इतने आते थे, वो जो बातचीत करते थे वो सारा लिखना आपस में बातचीत, जो कि आपको विभिन्न किताबों में देखने को मिलता है। लेखनी का श्रम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण श्रम है। लेखन आदमी को एक रचनाधर्मी शिक्षण सिखाता है, क्रिएटिविटी सिखाता है, सृजनात्मकता आती है लेखन से। आप लेखन करना सीख जाएंगे तो आप देखिए कि गुरुदेव के लिखे हुए लेख को ही एक बार फिर से लिख के देखो ना, अखंड ज्योति के ही लेख को फिर से लिख करके देखो ना आप अपनी तरफ से। उससे क्या होगा, आपको लिखना आ जाएगा, आपको एक गुण डेवलप हो जाएगा कि हमको तर्कों को प्रस्तुत करना और प्रतिपादनों को प्रस्तुत करने की कला क्या होती है। शुरू में हम जब लेख लिख के लाते थे तो गुरुदेव पन्ने पलटते हैं और गुरुदेव को पढ़ने के लिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पन्ने पलटे, फिर गुरुदेव एक पेन लेते और पेन से ऐसा काटते, एक दूसरा 7 पन्ने लिखे थे बड़ी मेहनत से, सातों के सातों पन्ने काट के फिर पलट देते थे, पैड के ऊपर की क्लिप खोलते थे, उसमें लगाए देते थे और कहते थे ये मेरे काम आ जाएंगे पन्ने। तो मैंने कहा हमारा लिखा हुआ तो किसी काम का नहीं है, तो फिर कुछ कमियां तो बताइए, बोले नोट करो। फिर नोट कराते थे पूरी पूरी, और नोट कराते कराते वो बराबर बताते थे कि तुमने कहाँ कहाँ किन शुरुआत कहाँ से कर दी तुमने, शुरुआत यहाँ से नहीं करना है, शुरुआत यहाँ से करना। समस्या का पहले बखान करोगे, समस्या क्या है आज की समस्या, और इन समस्याओं को कैसे हमें समाधान करना है। तुम समाधान से शुरू कर देते हो तो समस्या पर कैसे पहुँचोगे, इसलिए पहले समस्या बताओ, समस्या के साथ साथ उसके फिर बिंदु बताओ, और बिंदु बताने के साथ साथ कारण बताओ कि किन कारणों से पैदा हुई हैं, इन कारणों का निवारण कैसे किया जाए। लेखनी का श्रम आप लोगों को करना सीखना पड़ेगा। वाणी यानी बोलना, संवाद करना, एक दूसरे से बातचीत करना, और लेखनी यानी आपको इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिभा को जाहिर करना पड़ेगा। प्रतिभा लेखनी के माध्यम से परिलक्षित होती है, ये आप कई लोगों की लेखनी में देख सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विभिन्न रूपों में जो अभी वर्तमान में जो बहुत प्रचलित हैं। कुछ पत्रकारों को आप जरूर पढ़िएगा, जो रामचंद्र गुहा है वर्तमान में जो एक पत्रकार हैं, ये हर विषय पे लिखते हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं। इनके लिखे हुए लेख हिंदुस्तान में और जनसत्ता में प्रकाशित होते हैं, इनको आप जरूर पढ़ें। एक दुनिया मेरे आगे करके कॉलम आता है जनसत्ता में, इसमें जीवन के रोज़मर्रा की कहानियों के ऊपर लोक शिक्षण होता है पूरा पूरा। ये कॉलम ऐसा है जिसको मैं कभी छोड़ता नहीं, नियमित रूप से मैं पढ़ता हूँ, और जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं पेपर जी से कह देता हूँ कि इसको कटिंग काट कर निकाल के अलग रख लें। मेरे को इससे बहुत सीखने को मिलता है। गुरुदेव ने शुरुआत का पहला पेज जब लिखना चालू किया होगा, जब भी शुरू किया होगा, तो यही सोच के लिखना शुरू किया होगा कि इसके माध्यम से मैं पहला चिंतन दे दूँ, शुरुआत में चिंतन दे दूँ, और उसी चिंतन की धुरी पर अखंड ज्योति पूरी पूरी लिखी जाए। अखंड ज्योति का लेखन मैं जानता हूँ कि बहुत गरिष्ठ चीज़ है, पर आपके अंदर वो क्षमता है। आप लोग सब मिलकर के एक ऐसे समुच्चय बनते हैं जो कि गुरुदेव के अंग अवयव हैं। आप उसी स्तर का चिंतन कर सकते हैं जिस स्तर पर गुरुदेव चले जाते थे, और लिखने की क्षमता रख सकते हैं, परंतु लेखन कर लेने के बाद 1, 2 महीने, 3 महीने या साल भर या 2 साल ये न समझें कि आप लेखक बन गए। आप सीख रहे हैं, आप प्रशिक्षु हैं, आप ट्रेनी हैं। आईएएस बनने के लिए और आईपीएस बनने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, एकेडमी से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद फिर 1 साल और फिर अच्छी तरह से फील्ड में रगड़ना पड़ता है, तब जाके कभी 4, 5, 6 साल के बाद वो आदमी डीएम बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, प्रशासन कर पाता है। आप ये मान कर चलिए कि श्रम लगेगा, समय करना पड़ेगा, समय लगेगा, तो बिंदु लिखने बनाने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, बिंदु बनाने की, बिंदुवार हर चीज़ को लिखने की क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो क्षमता है वो है कला। कला आपके अंदर जो एक्सप्रेशन कैपेबिलिटी है वो भी कला है। कला वो भी है जो माध्यम है अपना संगीत जिसके माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। कला वो भी है जो अभिनय जिसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कला वो भी है जो कि सही अर्थों में हमारे एक्शन सॉन्ग और जितने प्रकार के माध्यम हैं उन सब के माध्यम से प्रयुक्त की जाती है। कला वो भी है जो स्कल्पचर के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। कला वास्तव में मानसिकता का नाम है। कलाकारिता यदि मानसिकता में है आपके अंदर, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत कुछ सुरुचिपूर्ण कार्य कर सकते हैं।
यदि कला मानसिकता में नहीं है तो क्या है कि अनगढ़ सोचेंगे और अनगढ़ काम करेंगे। रफ काम किया, जो भी कुछ लिखा उसको बाद में पढ़ा तो लगा कि ये तो कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, तो फिर क्यों लिखा आपने? परिश्रम तो किया आपने, लिखा भी सही, पर लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कलाकारिता की दृष्टि से लिखिए। सुरुचिपूर्ण हैंडराइटिंग हो, सुरुचिपूर्ण लेखन हो, सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित बिंदुवार उसका लेखन हो। ये कलाकारिता की मानसिकता है, कला की मानसिकता। कला अपने जीवन के हर क्षेत्र में होनी चाहिए, चाहे कपड़े पहने हो, चाहे आपने केश विन्यास किया हो, चाहे आपने किसी भी तरह से जीवन में चलने की ट्रेनिंग ली हो, चाहे दौड़ने की ट्रेनिंग ली हो, हर चीज़ में कला दिखाई पड़नी चाहिए। तो युग प्रवक्ता जो बनने जा रहे हैं अगले दिनों, उन युग प्रवक्ताओं से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और हम उम्मीद ये रखते हैं कि चिकित्सक, वैज्ञानिक, शिक्षक, पोस्टमैन, हर बैंक के ऑफिसर्स, आर्मी के ऑफिसर्स, मिलिट्री के ऑफिसर्स, विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे पुलिस के ऑफिसर्स, इन सब के बीच में जा कर के आपको बोलना पड़ सकता है। मिशन को प्रस्तुत करना, धर्मतंत्र का एक प्रगतिशील स्वरूप, मिशन के उन लोगों में प्रस्तुत करना, उन मिशन से न जुड़े हुए उन लोगों में प्रस्तुत करना जिनको कि आपके मुंह से सुनना है। आपको कहीं भी कहा जा सकता है कि भाई साहब आप प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी ले लीजिए, तब आप एकदम सकपका जाएंगे, प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी हम कैसे ले सकते हैं? आप ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने प्रबुद्ध वर्गों की गोष्ठी ली है और बड़े समझदारी के साथ ली है। प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी लेना और एक प्रकार से पत्रकार वार्ता लेना, सब दोनों के दोनों चुनौती भरे काम है। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के चुभते हुए चुटीले प्रश्नों को झेलना और उसके बाद उनको संयत होकर, संतुलित होकर, संयमित होकर जवाब देना, ये भी एक कला है। कैसे अपना संतुलन न खोया जाए। क्या समझ रखा है आप लोगों ने? ये अनावश्यक प्रश्न करते हैं। हमारे एक मुख्यमंत्री जी ने घुसा मार दिया सामने वाले को, पत्रकार को, कि क्या फालतू के प्रश्न करते रहते हैं आप, भ्रष्टाचार बोले जा रहे हैं। तो वो न्यूज़ बन गया पूरे देश में, 3 दिन तक यही न्यूज़ बनी रही। फिर बाद में उनकी तरफ से पार्टी ने माफ़ी मांगी कि भाई उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, इसका गलत प्रभाव हमारे इलेक्शन में पड़ सकता है। आप कल्पना कीजिए मिशन का प्रभाव क्या होगा यदि आप गुस्से में आ गए। तो गुस्से में नहीं आना है, अपने गुस्से पर अपना नियंत्रण करते हुए आप संतुलित होकर के कैसे बोल सकते हैं, ये एक युग प्रवक्ता की निशानी है। बहनों के बीच में जाना है, बहनों की बात कहनी है, वहाँ आपने कुछ ऐसी बातें कहनी चालू कर दी जो कि वहाँ बहनों के बीच में शोभा नहीं देती, वो नहीं कहना चाहिए। मतलब वातावरण, परिवेश के अनुसार हमें क्या क्या कहना है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये इसके लिए 4 दिन की ये जो कार्यशाला है, इस 4 दिन की कार्यशाला में सुबह से लेकर शाम तक टूल्स चलेंगे, आपको लाइब्रेरी का एक्सपोजर दिया जाएगा, आपको विभिन्न प्रकार से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। तब आपको जब यहाँ से जब पूरा के पूरा जब आप सब सुन के जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक बीज पड़ गया है। अब इसके बाद हमको जाके क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, डेवलप करना है। स्वाध्यायशीलता नहीं होगी तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। स्वाध्यायशीलता का गुण इतना बढ़िया होना चाहिए। स्वाध्यायशीलता उसको नहीं कहते जो हम सुबह पेपर पढ़ लेते हैं, शाम को अखंड ज्योति का पन्ना पढ़ लेते हैं। केवल वो नहीं, और भी चीज़ें पढ़िए, अलाइड बुक्स पढ़िए, उससे जुड़ा हुआ और लिटरेचर पढ़िए। गुरुदेव का लिखा हुआ इतना परिमाण में साहित्य है कि इस साहित्य से अलग तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, वास्तव नहीं है। पर अगर आपको कहीं अच्छी किताब मिल जाती है, स्वामी विवेकानंद की किताब मिल जाती है, श्री अरविंद की किताब मिल जाती है और आपको पढ़ने का मौका मिलता है, समझने में आ रहा है, तो आप नोट्स बना लीजिए ना, उसमें से नोट्स बना लीजिए, थोड़े से छोटे से बिंदु। ये तो गुरुदेव के चिंतन से मैच करते हुए हैं। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण इसी माध्यम से संभव हो पाएगा और आने वाला भविष्य, आने वाला समय उन्हीं लोगों का है जो प्रतिभाशालियों को अपने साथ ले, विभूतिवानों को अपने साथ ले सकें। और वो विभूतिवान जो हैं वो आपके माध्यम से पकड़ में आएंगे। मिशन 2025-2026 तक परिपक्व अवस्था में होगा, बिल्कुल ऐसी अवस्था में होगा कि अभी आपने कुछ नहीं देखा है, अभी आपने केवल श्रम देखा है, स्थूल शरीर से श्रम देखा है पिछले साल, और अभी तक आपने देखा है तो ये देखा है कि हम यज्ञों में सफल रहे, संस्कार महोत्सव में सफल रहे, हमने इतने काम करके दिखाए, बहुत बड़ी बात है। परंतु अब इसके बाद असली मुकाबला अब चालू होता है जब आप पढ़े लिखों के बीच में जाएंगे। आपको आदत रही है 400-500 आदमियों के बीच में बोलने की, और आपको मिल गए 20 आदमी, तो कैसे बोलेंगे? मूड ही नहीं बन रहा, कुछ बातें नहीं बन पा रही। कभी कभी ऐसा लगता है कि 20-25 आदमियों के बीच में क्या बोलना है, कहाँ रख दी मीटिंग आप लोगों ने? अरे भाई यहाँ नहीं रखनी चाहिए थी, हम तो बड़े बड़े भारी लाखों की भीड़ में बोलने वाले लोग।
वहाँ आपको नहीं सोचना ही, 20 लोगों को भी बोलना पड़ेगा, 10 लोग हो तो 10 लोगों के बीच में बातचीत करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा उनको कि मिशन क्या है, गुरुदेव कौन थे, किस लिए आए थे, समय कितना खराब चल रहा है, और ख़राब समय में हम सबको क्या क्या जिम्मेदारियाँ हमारी, आप लोगों को क्या करना है। ये युग प्रवक्ता का दायित्व है, युग प्रवक्ता का दायित्व है। जहाँ मौका मिले, ट्रेन में मौका मिले तो ट्रेन में, जहाँ पकड़ करके किताब पकड़ा दी किसी को आपने और सफलतापूर्वक पकड़ा दिया आपने, और उसके बाद उसे चंदा वसूल कर लिया अखंड ज्योति का, तो और भी बड़ी बात। अगर इतना बड़ा काम कर लिया तो आपसे बढ़िया सफल युग प्रवक्ता कोई नहीं, कि आपने उसको इतना सहमत कर लिया। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है, पर वो क्षमता बाहर नहीं निकल के आ पा रही है। उसको निखारने के लिए प्रशिक्षण, गुरुदेव ने कहा था शांति कुंज को एकेडमी का स्वरूप दे दिया हमने। शांति कुंज एकेडमी है, एक शिक्षण संस्था है। यहाँ पर कई लोग कई तरह के सुझाव लेके आते हैं यहाँ पे कि यही चलना चाहिए, यहाँ पे ये चलना चाहिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बनना चाहिए एयर कंडीशन, यहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस बननी चाहिए, यहाँ ये बनना चाहिए। हमने कहा देखो शांति कुंज को जैसा हम लोगों ने डेवलप किया है, हम गुरुदेव के इशारों पर डेवलप किया है, और जिस तरह से विकसित कर रहे हैं उसमें प्रशिक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण साधना का प्रशिक्षण स्वावलंबन का प्रशिक्षण, संस्कारों का प्रशिक्षण, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का प्रशिक्षण, ये सारे प्रशिक्षण चलते रहेंगे तो ये हमारा तंत्र मजबूत रहेगा। यही चीज़ सारे के सारे फील्ड में होनी चाहिए। फील्ड में भी यही प्रशिक्षण आपको चाहिए। आप यहाँ से सीख के जाने के बाद आपको क्या करना है, आप अगर डेवलप हो गए तो अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को अपने तक सीमित मत रखिए, फिर आपको सिखाइए 5 प्रशिक्षक को डेवलप करिए आप। ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स, ट्रेनर ऐसे जो 5 जिनको आप प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त समझ सकें उनको आप लेके चलिए। लच्छेदार बाजी करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे हमको, पर क्रक्स जो सॉलिड मैटर है वो अगर किसी को बोलना हो तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अखंड ज्योति के मैटर, अखंड ज्योति की सामग्री को पढ़ो और पढ़ करके उसको बोल करके उसको एक्सप्रेस करना सीखो, समझाना सीखो। आप अगर उसको पैलेटेबल भाषा में, जैसे डॉक्टर प्रेजेंट करता है कि भाई देखो ये जो है टैबलेट, ये तो बड़ी कड़वी है, मैं इसको सिरप फॉर्म में दे रहा हूँ, इसको तुम 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को लो, आराम से पेशेंट ले लेता है। और आप अगर यदि उसको उसी फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में दोगे तो नींद नहीं लेगा। आप कड़वा मत बोलो, आप मीठा प्रस्तुत करो। पहले प्रेजेंटेबिलिटी होना चाहिए, प्रेजेंटेबिलिटी इतनी बढ़िया हो कि आदमी को लगे कि ग्रैस्प करने, ये ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। हमारे युग प्रवक्ताओं का एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह है प्रतिभावानों को, जो जिनके ऊपर युग निर्माण का दायित्व है, उनका जो सबसे बड़ा पक्ष है वो ये है कि वो अपना आचरण, उनका दैनिक आचरण क्या है। जो यहाँ से बोल रहे हैं वो जीवन में उतर रहा है कि नहीं, जो यहाँ से कह रहे हैं वो खुद कर रहे हैं कि नहीं, जो यहाँ उन्होंने एक्सप्रेस किया वो एक्सप्रेस करने के बाद उनका जीवन कैसा है, व्यक्तिगत जीवन कैसा है। आपका व्यक्तिगत जीवन को वॉच किया जाएगा, गुप्त रूप से वॉच किया जाएगा। आप बहुत अच्छा बोले, बहुत लेक्चर अच्छा बढ़िया दिया, बहुत प्रभावी लेक्चर दिया, सब कुछ, परंतु उसके पश्चात आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या चल रहा है ये अगर दिखाई पड़ा तो बड़ा दिक्कत है। कई बार क्या होता है, मंच पे बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, और नीचे उतर के पूछते हैं क्यों, कैसा रहा, अच्छा रहा ना, बहुत बढ़िया रहा ना। वहीं तुरंत के तुरंत आपने अपनी प्रतिक्रिया सारे दर्शकों के सामने दे दी कि देखो मैं कितना कॉन्शियस हूँ इसके बारे में। अरे बोल दिया, जो आपने गुरुदेव की वाणी थी, आपने गुरुदेव की वाणी को उन्हीं के प्रसाद के रूप में आपने बांट दिया गंगा को, बस। अब फिर उसके बाद आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि आप संतुष्ट हैं अपने आप से, ठीक है, अगली बार और निखारेंगे, अगली बार और परिष्कृत करेंगे। लेखनी, वाणी और कला, ये तीनों के तीनों को निखारने की जरूरत पड़ती है नियमित रूप से। और इसमें वाणी में 2 चीज़ें हैं, एक तो बोलना जैसे मैंने कहा, और दूसरा है गायन। गायन सबको आना चाहिए। गायन में किसी का गला बहुत सही है, अच्छा हो जरूरी नहीं है। आपके अंदर अगर भाव हैं तो आप कोई सा भी गीत प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसके हों पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। इतने बढ़िया बढ़िया गीत है मिशन के, यार आप प्रस्तुत करो ना। गायन वाली टोली के इंतजार कर रहे हो, टोली नहीं है, 3 भाई खड़े हो जाओ, ढपली सीख लो। ढपली नहीं आती हो तो मुंह से ही बोलना चालू करो, ताली बजा के गायन करवा दो। और गायन एक ऐसी विभूति है जिसके माध्यम से अपनी बात को इंजेक्शन की तरह से अंदर दिया जा सकता है। गायन से, गीतों से, प्रगतिशील गीतों से माहौल बनता है। भारत विकास परिषद में एक प्रतियोगिता होती है, समूह गान प्रतियोगिता। उसमें 8-10 बच्चे गाते हैं, गीत गाते हैं,
और उनमें जो फर्स्ट आता है उनको पुरस्कार मिलता है। इस बार हमारे गायत्री विद्यापीठ के बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए, उसके बाद पूरे प्रांत में फर्स्ट आए। अब वो उनका एक अलग प्रांतवार गठन होता है, वहाँ फिर वो लोग जाएंगे, बोलने के लिए जाएंगे। गुरुदेव इतना कुछ दे गए हैं, इतना गायन, इतने गीत, इतना संगीत, वैरायटी के संगीत, सब कुछ दे गए हैं। कहीं हारमोनियम की जरूरत नहीं है, कहीं तानपुरे की जरूरत नहीं है, कहीं किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपका गला और आपका हृदय, आपकी भावनाएं, ये होना चाहिए बस। ये 3 माध्यम यदि हैं तो आप युग प्रवक्ता बन सकते हैं। युग प्रवक्ता के हाथ में प्रतिभाओं की बागडोर है। आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। वेद व्यास ने पुराणों की रचना की और उसके बाद उन्होंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ लिख डाला, पूरा लिख डाला, ग्रंथ लिख डाले, वेद लिख डाले, सब लिख डाले। पर उसके बाद उनको बड़ा अंदर से सूखापन सा लगा। उन्होंने कहा कुछ मन नहीं लग रहा, कुछ अशांत सा मन है, अशांत सा मन। तो उनसे पूछा गया देवर्षि नारद द्वारा कि भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? बोले परेशान इसलिए हूँ कि सब कुछ लिखा मैंने, इतना सब लिखा, कथानक भी लिखे मैंने, और मैंने वेदों की रचना की, मैंने इन सबको जितनी भी चीज़ें थी उन सबको इनको लिपिबद्ध कर दिया, पर अभी भी मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि तुम अब श्री कृष्ण का जीवन चरित्र लिखो, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का चरित्र लिखो, उसमें जो संवेदना तुम जितनी हो सकती उतनी पिरोने की कोशिश करो। श्री कृष्ण का चरित्र लिखने के बाद उनको लगा, वास्तव में लगा कि उनके अंदर की आत्माएं संतुष्ट हुई, क्योंकि उन्होंने उसमें सारी की सारी संवेदना, भावना, आप बाकी वेद व्यास के लिखे हुए सारी चीज़ पढ़ लीजिए और श्रीमद् भागवत को पढ़िए, तब पता लगेगा कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेखन में भावनाएं पिरोना, वाणी में भावनाएं पिरोना, ये एक आर्ट है, ये कला है। भावनाएं पिरो करके जितना बोला जाएगा उतना ही आपको आनंद आएगा। परम पूज्य गुरुदेव में ये सब आर्ट थे। जो अच्छा लेखक होता है वो कई बार अच्छा वक्ता नहीं होता, जो कई बार अच्छा वक्ता होता है वो अच्छा लेखक नहीं होता। पर अच्छा वक्ता और अच्छा लेखक दोनों बनना, वो दोनों बन करके अपनी बात को इतनी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर देना, ये केवल गुरुदेव के अंदर देखा मैंने और किसी में नहीं देखा। मित्रों, अगर हम लोग सभी आज के इस सबसे प्रगतिशील, सबसे प्रभावशाली मिशन युग निर्माण योजना को, गायत्री परिवार को जन जन के बीच में पहुंचाना चाहते हैं, तो एकमात्र तरीका है इस युग प्रवक्ता के माध्यम से हम हर वर्ग में जाएं, शिक्षकों में जाएं, चिकित्सकों में जाएं, हम प्राध्यापकों में जाएं, हम अधिकारियों के बीच में जाएं और उनके बीच में जा के अपनी बात को बार बार कहें। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ढेर सारी चीज़ें हैं। प्रतिभा परिष्कार, आप अपने अंदर कैसे चिंतन में परिवर्तन ला सकते हैं, आज की समस्याओं का कारण क्या है, समस्याओं का समाधान क्या है, अगर आप बोलेंगे तो आज सुनने के लिए लोग तैयार हैं। लोग बैठे हुए उधार बैठे हैं सुनने के लिए। आपके जगह जगह से मांग आती है हमारे पास, हम यहाँ से भेजते हैं। और आप कल्पना आश्चर्य करेंगे, हमारे युग देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चे, छात्र छात्राएं इतना प्रभाव छोड़ के आते हैं, इतना प्रभाव छोड़ के आते हैं कि जब जहाँ जाते हैं वहाँ बस उनको कहा यही जाता है अखंड ज्योति पढ़ना, इस विषय के ऊपर पढ़ना और बोल के आना। तनाव प्रबंधन है, तनाव प्रबंधन के ऊपर बोल दो, तनाव क्यों होता है और तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान के ऊपर बोल के आ जाओ। सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जब वो जो हमारे BA BSc के और MA MSc के लड़के, छोटे छोटे से लड़के बोल देते हैं, तो आप लोग तो बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपके अंदर तो गुरुदेव रग रग में समाये हुए हैं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। हम निश्चित रूप से मित्रों आने वाले दिनों में लोगों में प्रवेश करेंगे। शिक्षा और विद्या दोनों का सार्थक समन्वय प्रस्तुत करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा वो है जो आपने पढ़ी। जैसे मैं जब आया था तो गुरुदेव ने कहा था बहुत पढ़ लिए, MD कर लिया, बस बहुत बड़ी डिग्री हो गई। मैंने कहा गुरुदेव DM करने का मन था, बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, MD हो गया बस बहुत है। शिक्षा की डिग्री ले ली तुमने सबसे, अब विद्या पढ़ो। शिक्षा ले ली और विद्या पढ़ो। गुरुदेव समझ में नहीं आया, विद्या तो पढ़ के ही आए, विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आए। बोले वो विश्वविद्यालय नहीं, उसका नाम बदल के विश्व शिक्षालय कर देना चाहिए। सारे शिक्षालय हैं, सारे महाशिक्षालय, महाविद्यालय नहीं, महाशिक्षालय। बोले सब शिक्षा पढ़ाते हैं, शिक्षा औपचारिक शिक्षा, विद्या कोई नहीं पढ़ाता। विद्या वो जो अमृत की ओर ले जाए, सा विद्या या विमुक्त, ये जो मुक्ति की ओर ले जाए। विद्या वो जो जीवन जीने की कला सिखाए। मित्रों, ये आपको विद्या का मिश्रण करके, विद्या का टाइट्रेशन करके, शिक्षा के साथ दोनों को मिला करके, पिरो करके, एक साथ संवेदना को उसमें साथ में जोड़ करके आपको देना है, पिलाना है।
और आपको जब वो देना है तो गुरुवर की बात बतानी है। अब हर बार ये बताना है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही। कोट उनको करना है। आप चाहें तो कोट किसी को भी कर सकते हैं, श्री अरविंद को भी कर दीजिए, स्वामी विवेकानंद को भी कर दीजिए, गीता को भी कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, परंतु कहीं भी गुरुदेव मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का चिंतन ही मूल आधार है जहाँ से हम लोग खड़े हुए। गुरुदेव ने चिंतन किया और उस स्तर पर चिंतन किया कि आज यदि देखा जाए मित्रों तो गुरुदेव ने आप आज से 1000 साल बाद तक का चिंतन करके रखा है। आने वाले दिनों में क्या समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का समाधान क्या होगा, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सारा के सारा वो लिख के चले गए हैं। अगर कोई पढ़ के तो देखे, अरे वो 20 क्रांति धर्मी किताबें वही पढ़ के आप एक बार अच्छी तरह से मंथन कर डालो उनका अच्छी तरह से, तो आपको लगेगा सारा का सारा अंदर से बाहर तक वो भरा हुआ है, क्रांति से भरा हुआ है। गुरुदेव ने कहा मेरा जीवन भर का साहित्य एक और, क्रांति धर्मी साहित्य एक और, एक पलड़ा में रखोगे तो 20 किताबें भारी पड़ेंगी तुम्हारे लिए। बस भाई मैं इतनी बात कहना चाहता था। मैं आज शुरुआत करके जा रहा हूँ, भाई लोग हमारे सब संभालेंगे इसको पूरे को, और मैं परसों आ जाऊँगा, जयपुर जा रहा हूँ कार्यक्रम में, मैं भी प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठियाँ लेने जा रहा हूँ। तो हम दायित्व तो हम लोगों के वही हैं जो आप लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं, और निश्चित रूप से गुरुदेव माता जी की कृपा से आप सब लोग जब खड़े हो जाएंगे तो इतने ज़्यादा हमारे पास हाथ होंगे कि इन हाथों से हम हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय, हर न्यायपालिका, हर कार्यपालिका, हर जगह प्रवेश कर सकेंगे और जजेस में, सब में, इनमें इंजेक्ट कर सकेंगे इन चीज़ों को, जिसके माध्यम से मिशन कई गुना, 1000 गुना बढ़ जाएगा। 2012 से लेकर 2026 तक का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी, पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे, ये हमको मनाना है। और उसके पहले ये नहीं देखना है कि तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये नहीं सोचना है, रहना है, सबको रहना है, जिंदा रहना है, शरीर से नहीं तो प्राणों से, सूक्ष्म शरीर से जिंदा रहना है और गुरुदेव की सूक्ष्म चेतना में विराजमान रहना है। निश्चित रूप से भविष्य बहुत उज्ज्वल है और इसी मिशन को, उस उज्ज्वल भविष्य को लाना है, ये दायित्व तो हम ही लोगों को सौंपा गया है। पर उसका सबसे बड़ा जो सूत्र होगा वो यही होगा कि हम युग प्रवक्ताओं को अच्छे से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तैयार करें। आप यहाँ से प्रशिक्षक बन के जाएं और वहाँ जाकर प्रशिक्षण देकर और युग प्रवक्ता मल्टीप्लाई करें, 1 से 5, 5 से 25, 25 से 625 मल्टीप्लाई करिए, चक्रवर्ती ब्याज की तरह से। खूब खूब मंगल कामना। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। 1 मिनट बैठे रहेंगे। हाँ, वे लोग रुक जाएं जिनके बारे में बताया गया है, शेष जो है शांतिपूर्वक भोजन के लिए प्रस्थान करें।